मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा आई चुंदरीगढ़ रोड का दौरा। मेयर कराची ने आई चुंदरीगढ़ रोड पर सीवरेज और तज़य्युन व आराइश का जारी काम का मुआयना किया है। तफसीलात जानेंगे, शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा जो है आई चंडीगढ़ रोड का दौरा किया है। मेयर कराची ने जो है आई चंडीगढ़ रोड पर जो है तज़य्युन और आराइश के काम का जो है वो जायजा लिया है और इस मौके पर मेयर कराची बैरिस्टर। ठीक है शोएब मुख्तार, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात में क्लीन स्विप करने का दावा कर दिया। सेनेटर निसार खोड़ो कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात की कामयाबी एक ट्रेलर था। उन्होंने कहा कि अवामी वोटों की ताकत से बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएंगे। हम चाहते हैं 3 माह में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद हो। शोएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। पार्टी ने आम इंतखाबात में मैदान मारने के लिए कमर कस ली। लियारी में साबिक रुकन कौमी असम्बली मरहूम अब्दुल रहीम बलोच की बरसी के मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी सिंध के सदर सेनेटर निसार खोड़ो बोले कि हल्का बंदियों के नाम पर इंतखाबात से नहीं भागेंगे। चाहते हैं 3 माह में आम इंतखाबात का इनेकाद हो। बिलावल भुट्टो को वजीर आजम मुंतखब करवाएंगे। हमें डरना नहीं है, हमने सबका मुकाबला करना है। ये बड़ी मुश्किल के बाद टाइम आया है कि तुम्हारे हाथ में बिलावल साहब को वजीर आजम बनाना और करके दिखाओ। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी ने कहा कि सूबाई हुकूमत ने 5 साल अवामी खिदमत में वक्फ किए। आम इंतखाबात में लियारी के साथ साथ पूरे शहर से सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल करेंगे। हमें अपनी सफ़ों को मजीद मजबूत करना होगा। लियारी के MNA की सीट पे इंशाल्लाह तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। लियारी के MPA की सीटों पे भी इंशाल्लाह तारीखी कामयाबी हासिल करेंगे। इंशाल्लाह लियारी से बाहर भी जो जिले हैं इंशाल्लाह पूरे कराची शहर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तारीख रकम करेगी और पार्टी अपने कारकुनों की ताकत से अपने चेयरमैन की क़यादत के अंदर इंशाल्लाह पूरे मुल्क में वाज़ेह कामयाबी हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के सदर सईद गनी का कहना था कि PP के 2 कारकुनान को शहीद किया गया है। मरे हुए दहशतगर्दों को जिंदा किया जा रहा है। इस शहर को दहशतगर्दों के हवाले नहीं होने देंगे। हमारी उस कामयाबी के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए उन मरे हुए दहशतगर्दों को जिंदा किया जा रहा है। कराची में बेगुनाह सियासी कारकुनों का टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हुआ है। मैं ये समझता हूं कि आप सब यहाँ मौजूद हैं, पुरअमन सियासी कारकुन हैं। मैं आपके बिहाफ में ये कह सकता हूं कि हम इस शहर को दहशतगर्दों के हवाले नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने निगरां हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा कि 90 दिन के लिए आए हुए लोग न्यूट्रल रहें और आइन के मुताबिक 3 माह में आम इंतखाबात का इनेकाद करवाने में किरदार अदा करें। कैमरामैन अदील अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। पीपल्स पार्टी ने कराची के शहरियों को बड़ा तोहफा दे दिया। महकमा बल्दियात सिंध ने मेगा प्रोजेक्ट के तहत तामीर होने वाले जौहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। अंडरपास कितना लंबा है और उसे कितने अरसे में मुकम्मल किया गया, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे शोएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर अंडरपास पर मौजूद हूँ और बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से आवाम को जो है एक और तोहफा दे दिया गया है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत रश होता था, इसमें हमें जो है आने जाने में तकलीफ होती थी। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए, गुलिस्तान जौहर के आवाम के लिए आने जाने का रास्ता बनाया हमारे लिए। आवाम को बहुत सहूलत मालूम होगा। इससे पहले जो है ट्रैफिक बहुत जाम हो जाता था, जो मिलियम से आता था यहाँ से आता। अब ये है कि यहाँ से पहलवान कोट जो है अंडरपास से गुजर जाएगा। इंशाल्लाह जो सहूलत हुकूमत दे रहे उस पर आवाम बहुत खुश है। अंडरपास शुरू हो गया, मुझे बहुत खुशी है। अल्लाह करे ये जो मकसद के लिए बना है उसका इस्तेमाल होते रहे। जब से अंडरपास बना दिया है उस लिए बहुत अच्छा हो गया। अभी ये ट्रैफिक चल रही है। ये अंडरपास इस वक्त जो है मुकम्मल फ़ाल है। हर कोई गुलिस्तान जौहर के इतराफ़ में रहने वाला जो है काफ़ी खुश दिखाई देता है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वो ऐसे मज़ीद प्रोजेक्ट्स का आइंदा आने वाले 60 दिनों में जो है इफ्तिताह करेंगे। इस अंडरपास को जो है वक्त से पहले भी जो है मुकम्मल किया गया है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से जो है ख़ासी दिलचस्पी ली गई थी इस अंडरपास की तामीर से मुतालिक। जी
अंदरून ममालिक से कराची आने वाली ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हैं। सक्खर एक्सप्रेस और पाकिस्तान एक्सप्रेस समेत दीगर ट्रेनें मुकर्ररा औकात पर ना पहुँच सकें। जवाद आसिफ की रिपोर्ट। ट्रेनों की आमदोरफ्त मामूल पर न आ सकी, मुसाफिर रुल गए। कराची आने वाली सक्खर एक्सप्रेस 2.5 घंटे, पाकिस्तान एक्सप्रेस 2 घंटे, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस 3 घंटे ताख़ीर का शिकार रही, जबकि कराची कैंट से लाहौर कैंट जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस 4 घंटे बाद स्टेशन से रवाना हुई। मुसाफिरों का कहना था कि सुबह से इंतजार कर रहे हैं लेकिन ट्रेन रवाना नहीं हो रही, घर वाले राह देख रहे हैं। हमने रहीमिया खान जाना था, सुबह 6 बजे का टाइम है, यहाँ से आउट होती है, लेकिन ये हमें बता रहे हैं ट्रैक ख़राब है, कभी कौन सा बहाना बुला देते हैं। आप मेहरबानी करें, कोई हिदायत आए महकमे को, कोई गरीबों का ख्याल करें। तो मैंने फिर एक ऑफिसर से पूछा कि इसकी क्या वजह हो सकती है, तो उस ऑफिसर ने कहा कि ये पीछे कुछ ट्रैक का मसला है, तो उस वजह से ये ट्रेनें आजकल लेट हो रही हैं। जी, अभी भी तो की जा रही कि शायद ये 10:30 बजे यहाँ से चलेगी। ट्रैक पर काम होने की वजह से ट्रेनें मुकर्ररा औकात में नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से मुसाफिर स्टेशनों पर घंटों इंतजार पर मजबूर हैं। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21 न्यूज़। शहर कायद में महंगाई का राज बरकरार है। बच्चों की स्कूल स्टेशनरी का सामान भी महंगाई के शिकंजे में आ गया। किताबें, पेंसिल्स, लंच बॉक्स, कलर, हर चीज के दाम बढ़ गए। सबा परवेज की रिपोर्ट देखिए। कराची में महंगाई का जिन बेकाबू, आटा दाल चीनी के बाद बच्चों की स्कूल स्टेशनरी की कीमतों को भी पड़ लग गए। कॉपी, पेंसिल और लंच बॉक्स समेत हर चीज पहुंच से दूर हो गई। दुकानदार कहते हैं इस साल सबसे ज्यादा कीमत पेपर की बढ़ी है। कीमतें तो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। अब मैं किस चीज़ पे बताऊं, ये ज़्यादातर तो देखा जाए तो पेपर आइटम जितने भी प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा हो चुका है। उसमें किताबें हैं, उसमें अपना बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, ठीक है, ये बहुत महंगी हो चुकी हैं। पहले के रेट से बहुत ज़्यादा हाई रेट हो गए। प्लस फोटोस्टेट है, फोटोस्टेट भी बहुत महंगी हो चुकी है क्योंकि पेपर से रिलेटेड है ये सब कुछ, ठीक है। और बाकी स्टेशनरी का प्रोडक्ट है वो भी बहुत महंगा है। आसमान से बातें करती स्टेशनरी की कीमतें बच्चों से तालीम का हक छीनने लगी हैं, जिसकी वजह से बच्चे और वालिदैन दोनों ही परेशान हैं। कैमरामैन सज्जाद के साथ सबा परवेज, सिटी 21। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। गैस की किल्लत से परेशान औरंगी टाउन कायम खानी चौक के रिहायशी खवातीन शेरशाह रोड पर सरापा एहतजाज बन गईं। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। गैस की किल्लत ने शहरियों को बेहाल कर दिया। गैस का संगीन मसला औरंगी टाउन कायम खानी कॉलोनी की खवातीन को घरों से निकाल कर सड़कों पर ले आया। रिहायशी खवातीन ने शेरशाह रोड बंद कर दिया। शदीद नारेबाजी की, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन का कहना था कि कोई पुरसाने हाल नहीं है, अरसा दराज से गैस नहीं है, लकड़ियों और LPG सिलेंडर पर खाना बनाना पड़ता है। ना तो कोई स्कूल जा सकते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों को बगैर नाश्ता किए हुए स्कूल भेज रहे हैं, और यहाँ पर आते हैं तो ये कहते हैं कि काम चालू है, काम चालू, लेकिन हमारे इलाके में कोई भी काम चालू नहीं है क्योंकि हमें ये बेवकूफ़ बनाकर और भेज देते हैं। क्योंकि हम जो एक घर अच्छे घराने से हैं, माँ बहनें हम सब आए हैं, तो हमारी इस पर तवज्जो दी जाए और हमारे इलाके में गैस पहुँचा दिया जाए। गैस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है अब तो, और जो पहले जो थोड़ा बहुत जो आता था वो उससे भी गया, अब सिर्फ हवा आती है, गैस बिल्कुल नहीं है। इलाका पुलिस एहतजाजी खवातीन को मुज़ाकरात के लिए सुई गैस के दफ्तर ले आई। मुज़ाकरात में SSC हुकाम ने खवातीन को गैस बहाली करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। एहतजाज हमारा ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने बोला कि शाम तक आप इंतज़ार करें, शाम को नहीं आता है तो फिर दोबारा हम कंप्लेन करेंगे, नहीं कंप्लेन मानेंगे तो फिर हम दोबारा एहतजाज करेंगे, और हम जब तक नहीं आएगा जब तक हम एहतजाज करते ही रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हमें शाम का टाइम दिया, अगर शाम तक हमारे गैस आ जाता है तो ठीक है, वरना परसों हम फिर आएंगे। हमारी कोशिश तो ये हम कल ही आए, लेकिन हम कल तक कभी टाइम देंगे, हम परसों आएंगे। गैस समेत बुनियादी सहूलतों का फुकदान शहरियों में अदम बर्दाश्त और गम गुस्से को परवान चढ़ा रहा है, जिसका असर एहतजाज और मुजाहिरों की शक्ल में नजर आ रहा है। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक का असल मालिक कौन है? अदालती जंग पाकिस्तान और केमन आइलैंड में जारी। एशिया पाक और अल जमाया खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अल जमाया ग्रुप शान अशरी का 2 टोका ऐलान। IGCF अक्सरियती शेयर होल्डर्स नहीं है। एशिया पिक चेयरमैन समीर चिश्ती ने कहा कि अक्सरियती शेयर होल्डर्स IGCF से अल जमाया और जानम इन्वेस्टमेंट अक़लियती शेयर होल्डर्स हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट। की मलकियत की जंग अदालत तक पहुंच गई। फरीकैन एक दूसरे के आमने सामने आ गए। चेयरमैन एशिया पाक समीर चिश्ती का कहना है कि केमन आइलैंड की अदालत ने KLT के तीनों शेयर होल्डर्स को मामला केमन आइलैंड में ही हल करने का हुक्म दिया है। KLT के नए मालिक होने के दावेदार एशिया पाक के चेयरमैन समीर चिश्ती ने अल जमाया से केमन अदालत के फैसले के बाद सिंध हाई कोर्ट से मुकदमा वापस लेने का कह दिया है। जो IGCF ने नॉमिनेट किए हुए हैं के इलेक्ट्रिक के लिए डायरेक्टर्स,
وہ امیجیٹلی سیٹ ہو جانے چاہیے، مگر اس کے لیے دو چیزیں زائد کرنی ہیں. ایک ہے کہ آئی جی سی ایف جو ہے، ہم جو ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ میں اپنے وکیل کو بھیجیں گے منڈے صبح کو اور کہیں گے سر یہ کیمن کورٹ کی ججمنٹ ہے. چیف انویسٹمنٹ آفیسر جماعہ گروپ شان عباس اشرے نے دو ٹوک اعلان کیا کہ آئی جی سی ایف اکثریتی شیئر ہولڈر نہیں ہے. ابھی تک آئی جی سی ایف کا مالک کون ہے وہ واضح نہیں ہوا ہے. کے ایل ٹی کا نئے مالک کا دعویٰ کرنے والوں کو حکومت پاکستان کے پاس جا کر واضح کرنا ہوگا کہ اصل مالک کون ہے. آئی جی سی ایف جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ میجورٹی اونر ہیں، آئی جی سی ایف میجورٹی نہیں ہے. دوسری بات یہ، آئی جی ایف کے اونر کون ہیں یہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ جو پرانے 80 شیئر ہولڈرز آئی جی ایف کے پیچھے ہیں وہ ابھی تک ہیں، اور یہ نیا گروپ جو کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ یہ اونر ہیں، انہوں نے ابھی تک یہ اسٹیبلش نہیں کیا ہے، اس لیے کہ ان کو اسٹیبلش یہ کرنے کے لیے پاکستان گورنمنٹ کے پاس جانا ضروری ہوگا. چیف انویسٹمنٹ آفیسر جماعہ نے سوال کیا کہ ایشیا پاک کے پاس شیئر کی خریداری کے لیے پیسے کہاں سے آیا. کیمن عدالت میں ابھی ایک اور سماعت ہونی ہے، یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے. شان عباس اشرے نے صاف کہا کہ کے ایل ٹی کی اسٹریٹجک جگہ ہے اور جو بھی مالک ہوگا اس کو نیشنل سیکیورٹی کلیئرنس لینا ہوگی. اشرف خان، سٹی 21. سندھ ہائی کورٹ نے محکمہ خوراک کی جانب سے گندم کی ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں نقل و حرکت پر پابندی ختم کرنے کے حلفیہ جواب پر درخواست نمٹا دی گئی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کے روبرو گندم کی ایک ضلع سے دوسرے ضلع نقل و حرکت پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی. سیکرٹری خوراک اور ڈائریکٹر خوراک طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر چیف جسٹس برہم ہو گئے. سیکشن آفیسر محکمہ فوڈ نے بتایا کہ سیکرٹری خوراک چھٹیوں پر ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، 4 دن کا وقت دے دیں. چیف جسٹس نے کہا 4 دن بہت دور ہیں. ایڈوکیٹ جنرل نے موقف دیا کہ گندم کی نقل و حرکت پر پابندی ختم کر دی گئی ہے. ڈائریکٹر فوڈ نے حلف نامے کے ساتھ تحریری جواب جمع کرا دیا. اب آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کے وزیر حج و عمرہ کی کراچی آمد. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سعودی عرب کے وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق بن فوزان العربیہ کا کراچی ایئرپورٹ پر استقبال کیا. گورنر سندھ نے معزز مہمان کی کراچی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا ہے. بات کریں گے عاجز جمالی سے. عاجز بتائیے گا. جی ہاں، یہ سعودی عرب کے وزیر حج ہیں ڈاکٹر توفیق بن فوزان العربیہ، جو آج کراچی پہنچے ہیں. یہ اسلام آباد سے آئے ہیں اور یہاں پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کراچی ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا. ڈاکٹر توفیق بن فوزان کے ساتھ مدینہ مسجد کے جو انچارج ہیں وہ بھی موجود تھے. یہاں پر پورے ایک بھرپور ان کا استقبال ہوا ہے. اسکاؤٹس نے بھی ان کا استقبال کیا ہے اور اس موقع پہ دونوں کے درمیان پاکستان اور سعودی عرب کے خارجہ امور پر بات ہوئی ہے، دوستانہ تعلقات پر بھی بات ہوئی ہے، سندھ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، سندھ کے سیلاب متاثرین کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے. یہاں پہ سعودی عرب کے معزز مہمان کا استقبال ہوا ہے. اب یہ گورنر ہاؤس پہنچیں گے اور کل ان کے اعزاز میں گورنر ہاؤس میں ایک تقریب بھی رکھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے عاجز جمالی، بہت شکریہ آپ کا. شہر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہے، جس کی وجہ سے غریب کے لیے سستے آٹے کا حصول مشکل ہو گیا ہے. یوٹیلیٹی سٹور پر آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 772 جبکہ 20 کلو کا تھیلا 1544 روپے مہنگا ہو گیا. کاوش میمن کی رپورٹ. یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسڈی ختم، آٹے کی قیمتوں کو پر لگ گئے. 20 کلو آٹے کا تھیلا 1544 روپے مہنگا ہونے کے بعد 2840 روپے کا ہو گیا، جبکہ آٹے کے 10 کلو کے تھیلے کی قیمت 772 روپے اضافے سے 1420 روپے ہو گئی. شہری قیمتوں میں اضافے کا سن کر پھٹ پڑے، بولے کہ مہنگائی کی وجہ سے خودکشی پر مجبور ہو گئے ہیں. آٹا مہنگا ہونے کے باوجود نایاب ہے، سستے آٹے کا حصول دشوار ہو گیا ہے. پہلے 650 روپے کا تھیلا مل رہا تھا، اب 1400 کوئی روپے ہو گیا. ہم لوگ کیا کریں، خودکشی کریں گے اور کیا کریں گے. تو اب 650 روپے کا آٹا تھا 650 کو، اب وہ 1420 روپے کا ہے. تو غریب بندے کے لیے 20 کلو تو کہاں چلا گیا. آپ خود سوچو ایسا حالات ہے. بے نظیر انکم سپورٹ صارفین کے لیے سبسڈی ختم کر دی گئی ہے. کیمرامین ساجد کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21. شہر قائد میں لیمو 80 روپے کمی کے بعد 320 روپے فی کلو فروخت ہونے لگا.
अदरक की कीमतें ताहाल आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि दीगर सब्जियों की कीमतें मुस्तहकम हैं। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। कराची में सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी, लेकिन नींबू 80 रुपए सस्ता होकर 320 रुपए फी किलो पर आ गया। शहर में अदरक की कीमत ताहाल आसमान से बातें कर रही है। अदरक 800, लहसुन 400 रुपए फी किलो पर बरकरार है। लौकी 160, टमाटर 140, बैंगन 120 और खीरा 100 रुपए फी किलो पर मुस्तहकम है। प्याज और आलू 80 रुपए फी किलो, जबकि हरे धनिये और पुदीने की गड्डी 30 रुपए पर बरकरार है। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है, सब्जी भी पहुंच से दूर कर दी है। जाहिर सी बात है, रोजाना रेट चेंज होते हैं, रात को कुछ होता है, सुबह कुछ होता है, सुबह उठें तो रेट चेंज होता है। सामान लेने आए, पैसे देते हैं, बोलते हैं 50 रुपये और दे दो, 20 रुपये और दे दो, तो मतलब समझ नहीं आता, एक दिन में रेट चेंज हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया है। बीफ और मटन वगैरह खाना तो बहुत दूर की बात है, आजकल तो दाल सब्जी पे भी गुजारा नहीं है, बहुत मुश्किल हो जाता है सब्जी लेना भी। आलू प्याज टमाटर सब कुछ बहुत महंगा है। दुकानदार कहते हैं कि मंडी से सब्जी महंगी आती है, जिसके बाइस हमें भी कीमतें बढ़ानी पड़ती है। जी, ये पीछे से सब्जी महंगी आ रही है, इसलिए दुकानों पे भी महंगे बेचते। मतलब क्या है, अभी कभी सब्जी बढ़ जाती है और कभी सस्ता हो जाता है, फिर कभी बढ़ जाता है, फिर कभी सस्ता हो जाता है, इस तरह। शहरियों ने मुतालबा किया है कि सब्जियों की कीमत में कमी के लिए इक़दाम किए जाए। कैमरामैन सज्जाद के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। मुआशरी माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। एडवाइज़र सब कमेटी बैंकिंग कराची चैम्बर अतीकुर रहमान कहते हैं, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी। अशिया खुरनोश की कीमतों में 40% इजाफा हो चुका है। बात कर लेते हैं अयाज राना से। अयाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं और साथ साथ बिजली की कीमतें हैं, तो हम ये रिपोर्ट करते रहे कि इसकी वजह से जो है महंगाई की शरह में जो दिन ब दिन इजाफा नज़र आना शुरू हो चुका है। अब बात यह है कि जब ये शरह सूद जो है वो 22% पर इस वक्त मौजूद है। अगर महंगाई बढ़ती है, स्टेट बैंक सीधा टू द बुक अगर एक बात कहता है, और वो ये कि जब महंगाई की रफ्तार बढ़ती है तो उसके साथ साथ जो है उनको शरह सूद में भी इजाफा करना पड़ता है। इसको जानने के लिए मेरे साथ अतीकुर रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि एक्सपर्ट बैंकिंग सेक्टर्स के माने जाते हैं। अतीक साहब, क्या आपको लगता है कि आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर स्टेट बैंक जो है वो मज़ीद शरह सूद में इजाफा कर सकता है? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि आपने बात करी डायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी पे। देखिए, इस वक्त जो हमारे बेसिस पॉइंट्स का रेट है वो दुनिया में वन ऑफ द हाईएस्ट है, और अगर आप इसको काइबर के साथ ऐड कर लें तो वो कोई 26% पे जाता है। इस सूरत हाल में कारोबार करना या बोरोइंग करना इम्पॉसिबल सा नज़र आता है। अब आप जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं और उसको इसके साथ रिलेट कर रहे हैं, तो वैसे ही ये लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी की जा रही है। अच्छा, मैं नहीं समझता कि इकनॉमिक की किसी भी ज़बान में, हर जगह डिनाई करता हूँ इस बात को कि इन्फ्लेशन का कोई ताल्लुक है मॉनेटरी पॉलिसी या बेसिस पॉइंट्स के साथ। इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है आई डोंट नो, लेकिन बात सारी है कि जब हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन दो तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है, एक जनरल इन्फ्लेशन है और दूसरा फूड इन्फ्लेशन है, जिसकी सिक्योरिटी एट रिस्क है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा फूड इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक लगभग 49% पे जा चुका है। और ये जो फूड इन्फ्लेशन है, अगर वो इसी तरह बढ़ता रहा तो एक फूड सिक्योरिटी की सिचुएशन, यानी बाइंग पावर ख़त्म हो जाएगा, लोग ख़रीद नहीं सकेंगे उन चीज़ों को जिनकी डेली खाना पकाने में चीज़ों में ज़रूरत है। अभी भी हम ट्रेड डेफिशिएंट में हैं। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हैं। आपने बैंकिंग की बात की, तो ये क्राइसिस नहीं कंट्रोल होंगे तो हम लोग हर वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट में रहेंगे। जैसा अतीक साहब का कहना है कि हमारा सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये आ रहा है कि जो एक्सपोर्ट्स जो करनी है, जिससे हमने ज़र मुबादला कमाना है, इस वक्त उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि बिजली की कीमतें जहाँ इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं और साथ साथ जहाँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं, और वहीं जहाँ जो स्टेट बैंक है वो सीधा इसी बात पे बाज़िद रहता है कि उसका कहना है कि जैसे महंगाई की शरह बढ़ती है हमें टाइटनिंग करनी पड़ती है शरह सूद के अंदर, और उसको वो जवाज़ बनाकर इस वक्त खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर मज़ीद 2% से ज़्यादा जो है वो इजाफा किया जा सकता है। जी, खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस मैच जारी है। पाकिस्तान वाइट ने पाकिस्तान ग्रीन को फतह के लिए 220 रन का हदफ दिया है। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। स्टेडियम कराची में मौजूद है, जहां पर आज पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जारी है, दूसरा रोज़ है और ये तैयारी हो रही है जनूबी अफ्रीका के दौरा पाकिस्तान की, जिसमें मेहमान टीम जो 3
T20 और 3 वनडे मैच खेलेगी। ये मुकाबले 1 सितंबर से इसी नेशनल स्टेडियम में शुरू होंगे। इसके लिए आज प्रैक्टिस मैच खेला गया पाकिस्तान वाइट और पाकिस्तान ग्रीन के दरमियान, जिसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। 3 खिलाड़ियों ने आज 50 स्कोर की, 285 रन स्कोर किया है और एक बड़ा स्कोर दिया। तो सब ने अपनी खुल की बैटिंग की, बॉलिंग का मौका मिला, फील्डिंग करती रही खिलाड़ी। और इसमें तौफीक उमर बैटिंग कोच थे, उन्होंने आज मीडिया से बातचीत की। उनका कहना था कि जो हमारी कोशिश यही कि जो भी खामियां हैं जिन भी शोबे में उससे दूर किया जाए। और साउथ अफ्रीका भी बड़ी तैयारी से आ रही है, तो कोशिश करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस हो। और उनका कहना था कि निदा डार ने बड़े मैचों में कप्तानी की नहीं की, लेकिन अब वो कप्तान है इस सीरीज़ में और वो एक मंजी भी खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान टीम के साथ पिछले 10-12 साल से टीम में मौजूद हैं और ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, तो उनकी जो तजुर्बा है उससे बहुत फ़ायदा होगा पाकिस्तान टीम को। उनका कहना था कि जो भी फिटनेस है टीम का उससे बेहतर किया जा रहा है, जो पावर प्ले की जो हिटिंग है उससे भी बेहतर बनाए और इम्प्रूवमेंट लाई जा रही ताकि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस हो। उनका कहना था कि कोशिश यही कि सीरीज़ हम जीते, होम ग्राउंड का एडवांटेज है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। जी, डॉलर महंगा होने पर सोने की कीमत बढ़ गई। 1 तोला सोने की कीमत में 3100 रुपये और 10 ग्राम की कीमत में 2658 रुपये का इजाफा हो गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $2 इजाफे से $1891 फी औंस पर पहुँच गया। डॉलर महंगा होने पर सोने की कीमत में नुमाया इजाफा हुआ है। मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 3100 रुपये महंगा होकर 2,29,900 रुपये पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोना 2658 रुपये इजाफे के बाद कीमत 1,97,102 रुपये हो गई है। 1 तोला चांदी की कीमत 2800 रुपये पर बरकरार है। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सदर फराजुर रहमान कहते हैं हुक्मरान होश के नाखून लें, आवाम को रिलीफ फराहम करें। काविश मेमन की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा, सनतकार फट पड़े। सदर काटी फराजुर रहमान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सवाल उठा दिया। बोले क्या वजह है रूस से पेट्रोल लेने के बाद भी कीमत कम ना हो सकी। आज मुल्क दोबारा वेंटिलेटर पर आ गया। अच्छा, समझ ये नहीं आ रहा कि रशिया से पेट्रोल लेने के बाद जब शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि जी रशिया से पेट्रोल लेंगे तो हमें पेट्रोल सस्ता पड़ेगा, आवाम को पेट्रोल सस्ता पड़ेगा, तो क्या वजह है कि अभी भी पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो आप स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे। फराजुर रहमान ने कहा कि मौजूदा हालात में गरीब के लिए घर का किराया और बिजली का बिल अदा करना मुश्किल हो गया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेकर आवाम को रिलीफ दिया जाए। बिजली के प्राइसेस आपके सामने, ठीक है ना। इस वक्त इंसान जो है मतलब एक नॉर्मल जो इनकम वाला बंदा है जिसकी 35,000 रुपये इनकम है, उसके घर का बिल 10,000 रुपये। अब वो 10,000 रुपये का 12,000 रुपये का बिल दे, ठीक है, या वो जो है अपने घर का किराया दे। हमारे हुक्मरानों को फौरी तौर पे होश के नाखून लेने पड़ेंगे और कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि जिससे जो है वो फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ मिले। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने स्टेट बैंक से शरह सूद भी सिंगल डिजिट में लाने की अपील की है। कैमरामैन शकील के साथ काविश मेमन, सिटी 21। स्टेट बैंक और ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने पाकिस्तान से बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वालों के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी है। पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स माहिर अदनान फराचा ने तजवीज़ दी है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी वतन आए तो कैश बैक प्रोग्राम के तहत सहूलत देनी होगी। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क कम से कम करना होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बैरून मुल्क नौकरी के लिए जाने वालों के लिए अच्छा फैसला। मुल्क भर में प्रोटेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन के दफातर में नौकरी के लिए बैरून मुल्क जाने वालों को कबल अज रवानगी तमाम अमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट माहिर अदनान फराचा का कहना है कि स्टेट बैंक और प्रोटेक्टरेट ने बर वक्त दुरुस्त फैसला किया है। इस वक्त निगरान हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि मुसलसल कम होते तरसीलात ज़र को कैसे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि माली साल 2022 में 8,35,000 पाकिस्तानी वर्कर बैरून मुल्क नौकरी के लिए गए। इसके बावजूद तरसीलात ज़र में कमी होना बड़ा सवाल है। बेहतर रेट न मिलने और बैंकिंग चैनल से तरसीलात ज़र न आने से मुश्किलात बढ़ रही हैं। हमारी जो 2021-22 और 2022 से 23 की जो रेमिटेंसेज है
हैं ग्रेजुअली हमारी कम हो रही हैं। इसको बढ़ाने के लिए इस टाइम पे हुकूमत वक्त और हमारे जो वफाकी अदारे हैं अगर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग कर लें और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में रेमिटेंसेस में इजाफा होगा। अदान प्राचा ने तजवीज़ दी कि तरसीलात ज़र फौरी बढ़ानी है तो बैरून मुल्क पाकिस्तानी वर्कर्स के लिए कैश बैक प्रोग्राम शुरू करना होगा और इंटर बैंक ओपन मार्केट का फ़र्क कम करना होगा। आपका कैश बैक प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए ताकि जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान के अंदर रेमिटेंसेस का को ज़्यादा से ज़्यादा भेज सकें और जिससे ग्रे चैनल जो है डिस्करेज होगा। ये कैश बैक से ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब अपने वतन वापस आएगा तो उसको कमर्शियल बैंक्स और स्टेट बैंक की पॉलिसीज़ के हिसाब से उसको कैश उसको मिल जाए। पाकिस्तान ओवरसीज प्रमोटर माहिरीन का कहना है कि निगरान हुकूमत को तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए फौरी इक़दाम करने होंगे। पहले ही जुलाई 2022 के मुकाबले जुलाई 23 में तरसीलात ज़र $50 करोड़ घटकर $2 अरब रही हैं। इसे बेहतर करने के लिए इक़दाम जरूरी हैं। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। गैर मुल्की फर्म की जानिब से रुई की खरीदारी के बायस पाकिस्तान में रुई की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। कॉटन जिनस फोरम के चेयरमैन एहसानुल हक कहते हैं फीमन रुई की कीमत में 200 रुपये से 300 रुपये तक इजाफा हुआ। सिंध में फीमन रुई की कीमत 18,400 रुपये हो गई। उनका मजीद क्या कहना था आइए आपको भी दिखाते हैं। पाकिस्तान में रुई की कीमतों में खासा तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है। पाकिस्तान में रुई की कीमतें पिछले 2-3 रोज़ के दौरान 300 से 400 रुपये फी मन इजाफे के बाद पंजाब में इस वक्त रुई की कीमतें 19,000 रुपये फी मन जबकि सिंध में 18,500 रुपये फी मन तक पहुँच चुकी हैं। रुई की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह डॉलर की कदर में खासा इजाफा पाकिस्तान में देखा जा रहा है जबकि गैर मुल्की फर्म की जानिब से पाकिस्तान से बड़े पैमाने पर रुई खरीदारी की जा रही है। इन दो वजूहात की बिना पर पाकिस्तान में रुई की कीमतों में इजाफा सामने आया है।